हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री लॉ एकेडमी में। उम्मीद करता हूं कि संविधान का रिवीजन आपका बहुत अच्छे से चल रहा है और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि इससे पहले वाली वीडियो आपने देख ली होगी जिसमें अपनों ने भाग 4 क तक में रिवाइज किया था। इस वीडियो में अपन भाग 5 के 2 चैप्टर देखेंगे। भाग 5 है संघ यूनियन के बारे में बात करता है दोस्तों। इसमें भाग 5 में 5 अध्याय हैं जिनमें से 2 अध्याय का जिक्र इस वीडियो में अपन करेंगे। अध्याय 1 है कार्यपालिका। ठीक है दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति डिफाइन किया गया है। तो अनुच्छेद 52 बात करता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है दोस्तों। अनुच्छेद 53 बात कर रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह उसका उपयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो संघ की कार्यपालिका किसमें नियुक्त होगी? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी दोस्तों। ये आर्टिकल 53 में कहा गया है। आर्टिकल 54 बात करता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, तो आर्टिकल 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा? तो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सिर्फ निर्वाचित सदस्यों की बात की गई है दोस्तों। यहाँ पर संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। ये अनुच्छेद 54 में कहा गया है। अनुच्छेद 55 बात करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा उसका निर्वाचन होगा। किस पद्धति से दोस्तों? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ये निर्वाचन की रीति है, अनुच्छेद 55 में बताई गई है। अनुच्छेद 56 बात करता है राष्ट्रपति की पदावधि। तो राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्षों की होगी दोस्तों। ठीक है, और अनुच्छेद 57 बात करता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। भारत का जो राष्ट्रपति है वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। लेकिन बात करें अगर अपन अमेरिका की, तो वहां के जो राष्ट्रपति है वह सिर्फ 2 बार निर्वाचित हो सकता है। तीसरी बार वह निर्वाचन में हिस्सा ही नहीं ले सकता है। तो यहाँ आपसे एक प्रश्न है कि वह कौन सा राष्ट्रपति है जो अमेरिका में 3 बार राष्ट्रपति रह चुका है? आपका जवाब आमंत्रित है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आर्टिकल 58, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता क्या है? तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं 58 में बताई गई हैं, जो मुख्यतः ये है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और वह लोकसभा का सदस्य होने की अर्हता रखता हो और कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो। दोस्तों यहाँ फिर एक और क्वेश्चन है आपसे कि लाभ का पद कहाँ परिभाषित किया गया है संविधान में? आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। आर्टिकल 59 बात करता है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें होंगी, ये 59 में बताया गया है। तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्त ये है दोस्तों कि वह संसद के किसी भी सदन का ना तो सदस्य होना चाहिए और ना विधानसभा के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर वो ऐसा व्यक्ति निर्वाचित हो जाता है तो उसे जिस दिन वह राष्ट्रपति चुन लिया जाता है उस दिन से उस सदन में उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है दोस्तों। ये 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें बताई गई हैं। आर्टिकल 60 बात करता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति द्वारा शपथ किसके समक्ष ली जाएगी? तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष भारत का राष्ट्रपति शपथ लेगा और यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो कोई भी ज्येष्ठतम उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश के समक्ष वह शपथ लेगा। देखते हैं 61 आर्टिकल 61 बात करता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने से पहले उसे 14 दिन की सूचना दी जाएगी और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में स्टार्ट की जा सकेगी सिर्फ उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा उस विधेयक को पेश किया हो
और फिर उसे पेश करने के बाद दूसरा सदन उस पे जांच करेगा और फिर उसे 2/3 बहुमत से अगर उस बिल को पारित कर दिया जाता है महाभियोग को, तो फिर राष्ट्रपति अपने पद से रिक्त हो जाएगा, विकेंड हो जाएगा। 62 बात करता है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो जब राष्ट्रपति की पद की समाप्ति होती है उससे पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है दोस्तों। और अगर आकस्मिक या तो राष्ट्रपति की हो सकता है कि मौत हो गई या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, तो वहां शीघ्र से शीघ्र उस पद पे नया राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। और जब तक निर्वाचित नया राष्ट्रपति नहीं आता है तब तक राष्ट्रपति के कृत्यों का पालन उपराष्ट्रपति करेगा, यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और 6 माह के भीतर भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा। ये 62 बात करता है। 63 बात कर रहा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। 64 बात कर रहा है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा दोस्तों। अनुच्छेद 65 बात करता है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। ये 65 बात करता है। 66 बात करता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करेंगे। यहाँ दोस्तों निर्वाचित सदस्यों की बात नहीं हो रही है, सभी सदस्य मिलकर, दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे और वही एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुनाव होगा। 67 बात करता है उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, तो उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष की होगी। यहाँ आपसे प्रश्न ये है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है दोस्तों, आपका प्रश्न आमंत्रित है, उत्तर आमंत्रित है। 68 बात करता है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होगी, ये 68 बात कर रहा है। 69 बात करता है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा दोस्तों, या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष उपराष्ट्रपति शपथ लेगा। कौन से आर्टिकल में, 69 में। आर्टिकल 70 बात करता है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो ये संसद उपबंध कर सकेगी कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कैसे किया जाएगा। आर्टिकल 71 पर चलते हैं, जो बात करता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवाद किसके द्वारा सुने जाएंगे। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितने भी विवाद है वह उच्चतम न्यायालय द्वारा सुने जाएंगे, ये उसकी प्रारंभिक अधिकारिता में आता है। ये बात 71 में कही गई है। आर्टिकल 72 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में आता है दोस्तों, जो राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह किसी भी दोषित व्यक्ति को उसे क्षमा कर सकता है, उसके दंड को निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है या लघुकरण कर सकता है आर्टिकल 72 के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 73 बात कर रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किन बातों तक विस्तारित होगी, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति उन्हीं बातों तक विस्तारित होगी जिन मामलों पर संघ को विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद के बारे में उपबंध अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है दोस्तों। तो आर्टिकल 74 बात करता है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति हमेशा मंत्री परिषद की मंत्रणा पर ही कार्य करता है, लेकिन इस बात के लिए कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, इसको गुप्त रखा जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति अपने सभी कार्य मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेगा, ये बात आर्टिकल 74 में कही गई है। आर्टिकल 75 बात करता है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा
ठीक है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करेगा, ये बात 75 में कही गई है। अब मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, तो मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों से के 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होगी, ठीक है। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ये बात अपने को याद रखनी है दोस्तों। आगे चलते हैं आर्टिकल 76 पर, जो बात करता है भारत का महान्यायवादी के बारे में, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम विधि अधिकारी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये भारत सरकार की तरफ से अभियोजन करने का अधिकारी होता है। और अभी भारत का महान्यायवादी है दोस्तों के वेणुगोपाल जी। अब देखते हैं आगे सरकारी कार्य का संचालन। 77 बात करता है भारत सरकार के कार्य का संचालन कैसे होगा, तो भारत सरकार के सभी कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से होगा, ये आर्टिकल 77 बात करता है। जितनी भी संधियां समझौते जो भी हो रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा, वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होंगे, ये आर्टिकल 77 बोल रहा है। आर्टिकल 78 पे चलते हैं, जो बात करता है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने मिलकर जो भी डिसीजन लिए हैं और जो भी कार्य कर रहे हैं, वो उन सब के बारे में जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को देते रहेंगे, ऐसा कर्तव्य प्रधानमंत्री के ऊपर 78 के अंतर दिया गया है। आगे चलते हैं, इसी तरह अपना ये चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अपन चैप्टर 2, जो बात करता है संसद के बारे में, ठीक है। तो 79 बात करता है संसद के गठन के बारे में। आर्टिकल 79 संसद के गठन के बारे में बात कर रहा है, जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर संसद का गठन होगा। तो राष्ट्रपति संसद में बैठता तो नहीं है, लेकिन वो संसद का सदस्य है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79। तो संसद में कौन कौन आता है, राष्ट्रपति और दोनों सदन। 80 बात कर रहा है राज्यसभा की संरचना के बारे में। तो राज्यसभा में 250 सदस्य होंगे, 238 निर्वाचित होकर आएंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। आर्टिकल 81 बात कर रहा है लोकसभा की संरचना के बारे में। तो लोकसभा में कुल 552 यानी 552 सदस्य होंगे, 230 राज्यों से निर्वाचित होकर आएंगे, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आएंगे और 2 सदस्य जो हैं वो एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व अगर संसद लोकसभा में नहीं है तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब 82 बात करता है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। हर जनगणना होने के बाद उस जनगणना के अकॉर्डिंग समायोजन किया जाएगा कि किस राज्य का प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए। लेकिन अभी जो प्रतिनिधित्व किया जा रहा है वो 1971 की जनगणना के अनुसार किया जा रहा है और 2026 तक 1971 की जनगणना के अनुसार ही किया जाएगा, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 82 में किया गया है। अनुच्छेद 83 पर चलते हैं, जो बात करता है संसद के सदनों की अवधि, ठीक है। तो संसद के प्रत्येक सदन का कार्यकाल के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का है। आर्टिकल 84 बात कर रहा है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। तो कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य तभी हो सकता है जब वो भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और राज्यसभा का सदस्य तभी हो सकता है जब वो भारत का नागरिक है और साथ ही 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और ये दोनों ही कोई लाभ के पद धारण न करते हो, ऐसी उपबंध आर्टिकल 84 में किया गया है। अनुच्छेद 85 बात कर रहा है संसद के सत्रावसान और विघटन किसके द्वारा किए जाएंगे, तो ये राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्रावसान और विघटन किया जाएगा और वे समय समय पर संसद को आहूत करेंगे और संसद के पहले सत्र का संबोधन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा प्रत्येक वर्ष का, और प्रत्येक 6 माह के अंदर अंदर संसद का सत्र बुला लिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ये उपबंध 85 में किया गया है। 86 बात करता है सदनों में अभिभाषण का और उसको संदेश भेजने की राष्ट्रपति का अधिकार। 87 बात कर रहा है राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बारे में और 88 बात करता है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार के बारे में।
संसद के अधिकारी के बारे में बात करते हैं तो 89 बात करता है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 90 बात करता है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 91 बात कर रहा है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 92 बात करता है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 93 बात कर रहा है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। 94 बात कर रहा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। दोस्तों यहाँ अपन बस इन सेक्शन को गो थ्रू कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा उसके बारे में हम आपको डिटेल भी बता रहे हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको बस इनको याद रखना है, इनके बारे में ज्यादा जानकारी लेना आपको आवश्यक नहीं है, इसलिए डिटेल नहीं बता रहे हैं। 94 बात कर रहा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद से हटाया जाना, पद त्याग आदि के बारे में। 95 बात कर रहा है अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 96 बात कर रहा है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 97 पे आते हैं दोस्तों, बात कर रहा है ये सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों के बारे में। यही तो इम्पोर्टेंट होता है, वेतन और भत्ते। 98 बात कर रहा है संसद का सचिवालय। आगे चलते हैं दोस्तों, कार्य का संचालन। 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। संसद के सदस्य शपथ लेंगे हमारे महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष। तारा अनुच्छेद 100 बात कर रहा है सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य की करने की शक्ति और गणपूर्ति। तो संसद की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य अगर उपस्थित हैं तो गणपूर्ति मानी जाएगी, कोरम कंप्लीट हुआ। और अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य न होते हुए उसने शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लिया है तो प्रतिदिन के हिसाब से उस पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 100। सदस्यों की निर्भरताएं के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस गो थ्रू करना है। 101 बात करता है स्थानों का रिक्त होना। 102 बात कर रहा है सदस्यता के लिए निर्भरताएं। 103 बात कर रहा है सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। 104 बात करता है दोस्तों अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहिर्त न होते हुए निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। ठीक है दोस्तों। और सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न पर यहाँ एक बात ध्यान रखना है दोस्तों कि सदस्य निर्हरत है, इसका विनिश्चय कौन करेगा? तो इसका विनिश्चय राष्ट्रपति करेगा चुनाव आयोग की सिफारिश पर। ठीक है दोस्तों। अब संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के बारे में 105 और 106 में बताया गया है, जिन्हें विशेषाधिकार के रूप में जाना जाता है। तो 105 बात कर रहा है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की समितियां की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। और 106 बात कर रहा है सदस्यों के वेतन और भत्तों के बारे में। विधायी प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट हो रही है दोस्तों, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर 107 से। तो 107 में बताया गया है विधेयकों के पेश करने और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध अनुच्छेद 107 में बताया गया है, जो कि साधारण विधेयक के बारे में प्रक्रिया का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 107। 108 बात कर रहा है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जाएगी। जहां कोई विधेयक एक सदन ने पारित कर दिया और दूसरे सदन उस पर सहमत नहीं है या दोनों सदनों के बीच 6 माह से ज्यादा का समय हो गया है तब भी कोई साधारण बहुमत पारित नहीं हो पाया है, तो उनके लिए संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रित की जा सकेगी और उस विधेयक को संयुक्त बैठक में पारित करवाया जा सकेगा। ये बात करता है 108 में। 109 बात करता है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। दोस्तों धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाएगा और राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाएगा धन विधेयक को, और राज्यसभा को धन विधेयक पर अपनी सिफारिश के साथ
उसे लोकसभा को लौटाना होगा, और अगर वो 14 दिन के भीतर भीतर उसे लोकसभा को वापस नहीं लौटाता है तो भी 14 दिन के बाद उसे पारित मान लिया जाता है राज्यसभा के द्वारा भी। 110 बात कर रहा है कि धन विधेयक कहेंगे किसे, उसकी परिभाषा की बात कर रहा है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 111 बात कर रहा है विधेयकों पर अनुमति। ठीक है, राष्ट्रपति की साइन के लिए भेजा जाएगा दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक को, तो इसके बारे में बात की गई है 111 में राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति के बारे में। 112 वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है 112 से। तो 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम आसान सी भाषा में बजट कहते हैं, बजट वर्णित है अपने आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। 113 बात कर रहा है संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। 114 बात कर रहा है विनियोग विधेयक की। विनियोग विधेयक वह है जो कार्यपालिका द्वारा संचित निधि या लोक लेखा अकाउंट से अगर पैसा निकलवाना है अगर सरकार को किसी भी योजना को क्रियान्वित करने के लिए, तो उसे पहले एक बिल लोकसभा से पारित करना होगा, जिसे विनियोग विधेयक कहेंगे हम। 115 बात करता है अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में। किसी योजना के लिए धन निकाला गया है संचित निधि से और वो कम पड़ गया है उस योजना को पूर्ण करने के लिए, तो वहां अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान वाले विधेयक पेश करके और धन संचित निधि से निकाला जा सकेगा। 115 में इसका वर्णन किया गया है। 116 बात करता है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान के बारे में। 117 बात कर रहा है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अब साधारण प्रक्रिया के बारे में प्रावधान किया गया है 118 से। तो प्रक्रिया के नियम 118 में बताए गए हैं, आर्टिकल 118 प्रक्रिया के नियम। 119 बात कर रहा है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। 120 बात कर रहा है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो संसद में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जा सकेगा, ऐसा प्रावधान 120 में किया गया है। लेकिन अंग्रेजी का प्रयोग सिर्फ 15 वर्ष तक, संविधान लागू होने से 15 वर्ष के लिए ही था, लेकिन वो आज भी चालू है और मुझे लगता है कि हिंदी अब कहीं ना कहीं दब गई है। 121 बात करती है संसद में चर्चा पर निर्बंधन। संसद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कर्तव्य या उनके पदाभिधान रहते हुए किए गए कार्यों के बारे में कोई चर्चा संसद में नहीं की जाएगी, ये बात 121 में की गई है। और 122 बात कर रहा है न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। संसद अपनी कार्यवाही किस तरीके से कर रही है इसके बारे में न्यायालय जांच नहीं कर सकती है, ये बात 122 में बताई गई है। तो इस तरह अपन 122 तक क्विक रिवीजन कर चुके हैं दोस्तों। अगले वीडियो में आगे से कंटिन्यू करेंगे। आप दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।